कोऑपरेटिव सोसाइटी ये हमारा नेक्स्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। जो अब तक हम 3 फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ चुके हैं: सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप। ये तीनों जो हैं ये पर्सनल लेवल पे शुरू किए जा सकते हैं और इनमें बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं हैं। लेकिन अब जो हम आगे बढ़ने जा रहे हैं इनमें पहले से ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं। और इवन जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की अगर हम बात करें तो इसको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की एक अपनी लीगल एंटिटी बन जाती है, सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। जो उसके ओनर्स होते हैं वो अलग माने जाते हैं और इनकी जो एग्जिस्टेंस है वो अलग ट्रीट होती है। इनको एक पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है और ये अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद और बेच सकती हैं। और मेंबर्स के साथ जो हो मेंबर्स अगर को कुछ होता है तो उससे इनके एग्जिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी, बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, जैसे अमूल इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है। जितनी भी ये दूध की बनती हैं या आंचल है, आनंदा है, ये सब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं। बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक्स भी हैं, जैसे नैनीताल अल्मोड़ा कोऑपरेटिव बैंक है। बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक्स भी हैं। तो इस टॉपिक में हम यही पढ़ेंगे कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती हैं और वो कैसे कैसे काम करती हैं। तो ये डेफिनेशन है: कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ अ वॉलंटरी एसोसिएशन। वॉलंटरी का मतलब अपनी इच्छा से मेंबर ज्वाइन कर सकते हैं ऑफ पर्सन को किसी से कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है। सभी मेंबर अपनी इच्छा से ज्वाइन करेंगे। हु ज्वाइन टुगेदर विद द मोटिव ऑफ फॉर द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स के फ़ायदे के लिए, उनके वेलफेयर के लिए ये लोग आपस में जुड़ते हैं। कई बार एग्ज़ाम में बच्चा जल्दबाजी में डेफिनेशन में क्या लिख जाता है? वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। बिल्कुल गलत है। सोसाइटी के वेलफेयर के लिए अगर आप काम कर रहे हैं तो आप बिजनेस कहाँ कर रहे हैं? फॉर द वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स के बेनिफिट्स के लिए, मेंबर्स को फ़ायदा देना है। तो ये डेफिनेशन ध्यान रखें। डेफिनेशन में साफ साफ लिखा है वेलफेयर ऑफ द मेंबर के वेलफेयर के लिए ये बनाया गया है कि मेंबर्स को के साथ कोई नुकसान ना हो और उनको फ़ायदा ही हो। और जनरली आगे आप पढ़ेंगे कि जैसे अमूल है, अमूल जो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो चुका है, बेसिकली उसका सेटअप करने का पर्पज़ ये था कि बहुत छोटे छोटे फार्मर्स थे, मिल्क प्रोड्यूसर्स थे, फार्मर्स तो नहीं कह सकते, मिल्क प्रोड्यूसर्स थे, और मार्केट में वो अपने प्रोडक्ट को नहीं बेच पाते थे, अपने मिल्क को। उनके पास इतना मिल्क नहीं था कि वो मार्केट तक पहुंचा सकें। तो एक जगह है आनंदा, क्या कहते हैं के नाम से, गुजरात में, वहाँ पे सब फार्मर्स ने मिलकर, कुछ फार्मर्स ने मिलकर ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, इसे रजिस्टर करवाया अमूल के नाम से। और सब ये सब क्या करते हैं, जो भी इसके मेंबर होते हैं वो सब मिल्क जो है, अपना अपना जितना मिल्क उनके पास होता है उतना उतना मिल्क सोसाइटी में जाकर दे आते हैं। एक ऑफिस बना हुआ है, वहाँ जाकर दे आते हैं। सबसे जो मिल्क इकट्ठा होता था उससे मिल्क को पैकेट्स में डाल दिया जाता था। मिल्क प्रोडक्ट, दूध, दही, पनीर, ये सब बना दिया जाता है। अमूल का टैग उस पर लगाकर उसे जगह जगह सप्लाई किया जाता था। तो यहाँ पर ये उपाय है कि जिसके पास 4 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो, जिसके पास जितना दूध है वो उतना दूध देकर चला जाता था। उसको उसके फ़िलहाल के लिए पैसे मिल जाते थे, जिसे कॉस्ट कहते हैं। और बाद में जब ये ईयर के एंड में जो प्रॉफिट होता था, उस प्रॉफिट में भी हर एक मेंबर को हिस्सा मिलता था। मेंबर भाई उसको रोज़ जो दूध देकर आया, घर घर नहीं जाना पड़ा, एक साथ सारा दूध बिक गया, ये भी फ़ायदा हो गया। और बिजनेस में भी वो पार्टिसिपेट कर रहा है, चाहे वो एक्टिवली नहीं कर रहा है, चाहे तो एक्टिवली भी कर सकता है। और कि बिज़नेस में मैं भी काम करूँगा, ये भी हो सकता है। नहीं तो काम नहीं करके वो सिर्फ मेंबरशिप का एक फॉर्म होगा, मेंबरशिप का फॉर्म भरेगा और उसको हो सकता है कुछ उसकी फ़ीस वगैरह भी हो, जिसे कैपिटल कंट्रीब्यूशन भी करना पड़े थोड़ा बहुत। और रोज़ वो दूध दे के जाएगा, उससे जो
उसको रोज़ पैसे दे दिए जाएंगे उस दूध के बदले, या कुछ दिनों बाद या हर महीने के आखिर में, जैसा भी रूल बनेगा। और ईयर के एंड में जो इन सब बिजनेस से जो बेनिफिट होगा उस प्रॉफिट में भी उसको हिस्सा मिलेगा, क्योंकि वो एक मेंबर्स में से एक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी को कंपलसरी रजिस्टर करना पड़ता है अंडर द इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912। पूरा नाम याद रखना है। प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ सिंपल, बहुत सिंपल है। लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, डॉक्यूमेंट्स भरने पड़ते हैं, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। और एटलीस्ट 10 एडल्ट मेंबर्स, कम से कम 10 मेंबर मिलकर, एडल्ट मतलब अबव 18 ईयर्स, मिलकर इसको स्टार्ट कर सकते हैं। फिर जो जुड़ते जाएं, कम से कम 10 लोग स्टार्ट करने के लिए चाहिए। कैपिटल जो होती है वो मेंबर्स के थ्रू ही रेज की जाती है और उनको उसके बदले शेयर्स इशू कर दिए जाते हैं। शेयर्स का मतलब यहाँ पर हुआ हिस्सा, कि आपका हिस्सा कितना है। एक हिस्से की वैल्यू होती है, जितना उसे कैपिटल बोलते हैं। आप कितने भी शेयर हिस्सा खरीद सकते हैं, उतनी आपको पैसे देने पड़ेंगे। उसी हिसाब से आपको ईयर के एंड में प्रॉफिट में हिस्सा मिल जाएगा। सोसाइटी को डिस्टिंक्ट मतलब अलग, लीगल सेपरेट कह सकते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी मिल जाती है रजिस्ट्रेशन के बाद, जो कि उसके मेंबर से अलग होती है। अब ये नंबर ऑफ मेंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 10 मेंबर हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं है। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में कितने भी मेंबर हो सकते हैं। अनलिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स आर पॉसिबल इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। लेकिन एक प्रॉब्लम भी है कि कम से कम 10 लोग आपको इकट्ठे करने हैं। पार्टनरशिप में तो 2 से ही काम चल जाता है, आपको किसी एक और को साथ में मिलाना है और बिजनेस स्टार्ट कर देना है। यहाँ पे जब तक 10 आपको नहीं मिलेंगे तब तक आप बिजनेस भी स्टार्ट नहीं कर सकते।